प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रथम घातांक के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लो कि A है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, A कोई रिएक्टेंट है, तो यहां पर मान लो A की प्रारंभिक सांद्रता A है और प्रोडक्ट है वो प्रारंभ में अभी तक अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। ये बात प्रारंभ की है, प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, t बराबर 0 पर है ये बात। कुछ समय के बाद में देखा कि A में से x मोल टूट गए हैं और प्रोडक्ट में बदल गए x मोल। तो ये मोल है वो इकाई आयतन में मोल है, इसलिए अपने सांद्रता लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, किसी समय t पर सांद्रता है, किसी समय t पर सांद्रता है। तो रैट होती है गुलबर्ग और वाक्य के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के समानुपाती होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की द्वितीय घातांक के समानुपाती होता। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगा दिया जाता है, और यहाँ पर जो नियतांक लगाया उसको आपने कह दिया K1। और K1 क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक है। और A यहाँ पर किसी समय सांद्रता है और A को किसी समय सांद्रता को आपने कह दिया K A माइनस एक्स कह दिया, और इसकी पावर 1 है। और रैट होती है वो प्रोडक्ट बनने की तरह होती है, प्रोडक्ट के मोल x होते हैं, तो रैट की जगह आप कभी भी dx/dt लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट बनने की दर। ऐसा अपने रैट बताने के तरीके जो अभिक्रिया का वेग कैसे कैसे लिखा जा सकता है वो बताया था, उस समय लिखा। इस समीकरण को प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण कहा जाता है। तो ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण है। यह समीकरण क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण है। इसका आप समाकलन कर समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कर सकते हो। समाकलन कैसे करें कि a माइनस एक्स को इधर ले जाओ, dt को इधर ले जाओ, तो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, k1 dt। अब इसका समाकलन करने पर, इसका समाकलन कैसे हो जाएगा, देखो कि dx अपॉन a माइनस एक्स इजिकल टू क्या है, k1 dt है। समाकलन कर दो, k1 तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन होता है माइनस ln a माइनस एक्स, k1 बाहर आ जाएगा, dt का समाकलन क्या होता है t। सीमा नहीं लगाई यहाँ पर, लिमिट नहीं है, तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट को अपने कह दिया c। इस समीकरण को अपने ये जी अवकलित वेग समीकरण को 1 नंबर की समीकरण कह देते हैं, और इसे अपने 2 नंबर की समीकरण कह सकते हैं। अब c का मान कितना है, अपने को c का मान ज्ञात करना होगा। c का मान ज्ञात करना, c का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें, प्रारंभ में देखें, जब शुरुआत में देखें, जब t बराबर 0 था, जब t बराबर 0 था यानी कि अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी, तो x का मान क्या था, 0। t बराबर 0 पर x का मान क्या था, 0। प्रोडक्ट के मोलों को x से दर्शाया है, तो t बराबर 0 पर x था ही नहीं, x का मान 0 था, तो t की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह भी क्या रखना पड़ेगा, अपने को 0 रखना पड़ेगा। तो इस समीकरण में ये मान रख दो, x और t के मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि x बराबर 0 व t बराबर 0 के मान समीकरण 2 में पुट कर दिए जाए, तो क्या आ जाएगा, माइनस ln a माइनस एक्स। समीकरण नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं, माइनस ln a माइनस एक्स बराबर क्या है, k1t प्लस c है। t की जगह 0 रख दें
तो x की जगह भी क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो माइनस ln a बराबर क्या हो जाएगा, k1, ये तो पूरा 0 ही हो गया, ये 0 हो गया तो बचा क्या यहाँ पर माइनस ln a, ये 0 हो गया तो बराबर क्या आ गया c, यानी कि c का मान क्या निकला माइनस ln a। तो c का मान यहाँ पर माइनस ln a रख दो तो क्या आ जाएगा माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू k1 t और माइनस ln a। तो ये कुछ ln a माइनस x इधर है, ln a इधर है, तो ln को एक तरफ कर लो, तो इसको इधर ले जाओ, बराबर से इधर ले जाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का इधर ले जाओगे तो प्लस का, तो क्या आ जाएगा ln a माइनस x बराबर क्या हो गया k1t। और ln में log में जो माइनस का होता है वो नीचे चला जाता है, तो ln a माइनस x बराबर क्या हो जाएगा k1t। आप जानते हो ln को log बेस 10 में बदलने के लिए, ln को log बेस 10 में बदलने के लिए क्या किया जाता है भाई, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ln को log बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो ln को log बेस 10 में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा 2.303 हो जाएगा। तो ये समाकलित वेग समीकरण आ जाएगी इसकी, कि क्या आ जाएगी, अवकलित वेग समीकरण ये थी, समाकलित वेग समीकरण इसके पास ही मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको कि 2.303 log बेस 10 a माइनस x बराबर क्या आ गया है k1t आ गया है। तो ये होती है इसकी प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण। तो अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया की क्या होती है ये हमने पढ़ी। इसके बाद में आता है अर्धायु। अर्धायु क्या होती है, वह समय जिसमें यानी कि आधे क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाते हैं जबकि आधे शेष रह जाता है। जैसे अपने बात करें कि t की जगह यदि t हाफ हो जाए तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, अपने को a/2 लिखना पड़ेगा। अपने जानते हैं समाकलित वेग समीकरण क्या होती कि k1t बराबर 2.303 log बेस 10 a माइनस x, और t की जगह क्या लिख दें, अपनी t हाफ लिख दें, तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, आपको a/2 लिखना पड़ेगा। तो x की जगह a/2 लिखोगे तो a में से a/2 गया तो a/2 बचा, और a से a कट गया 1/2 बचा, ऊपर आएगा 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2.303 log 2, log बेस 10 2 का मान होता है 0.3010, तो log 2 का मान आ जाएगा 0.3010, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.693, ये तो आ गया k1t हाफ इजिकल टू, तो k1t हाफ इजिकल टू आ गया 0.693, और अपने को चाहिए t हाफ, तो t हाफ बराबर हो जाएगा 693/k1, यानी कि t हाफ है वो 0.693/k1 की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। यानी कि अर्धायु ज्ञात करना बड़ा सरल काम है। तो t हाफ बराबर 0.693/k1। इसका मतलब क्या निकला कि t हाफ बराबर 0.693/k1। इसका मतलब है कि इतने समय के पश्चात आधे क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाते हैं जबकि आधे शेष रह जाते हैं। दूसरा ये है कि t हाफ है वो प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड ही नहीं करती, a पर कहीं डिपेंड नहीं करती है ये, तो t हाफ है वो a पर डिपेंड नहीं करती है। चाहे पदार्थ कितना ही लिया जाए, t हाफ है वो सदैव निश्चित होती है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसके अलावा इसके एग्जाम्पलों की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें अपने, तो
इसका एग्जाम्पल जैसे एथिल एसीटेट है, इसका अम्लीय जल अपघटन करवा दिया जाए तो क्या होता है, ये CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये आपको लग रहा है कि दोनों भाग ले रही हैं, लेकिन अभिक्रिया कोटि इसकी क्या है, एक है। इस ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक की संख्या ज़्यादा है लेकिन अभिक्रिया कोटि का मान कम आता है, इसे ऐसी अभिक्रियाओं को सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, यानी कि आभासी एकाणु के अभिक्रिया कहा जाता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है, ये भी क्या होती है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। इसकी भी कोटि क्या होती है, प्रथम कोटि की होती है। और एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन भी प्रथम कोटि की होती है। इसके अलावा जो सुक्रोज है, सुक्रोज यानी कि चीनी, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 की यदि जल के साथ क्रिया करा दी जाए तो आप जानते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनता है। और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, जबकि फ्रक्टोज का सूत्र है C6H12O6 होता है, यानी कि सूत्र सेम होता है, संरचना इनकी डिफरेंट होती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अनुसंख्यता का मान 2 है, यहाँ पर अनुसंख्यता का मान 2 है, अभिक्रिया कोटि क्या है, 1 है। कैसे है, इस पर आप गुलबर्ग और वागे का नियम लगाकर आप देख सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखो ध्यान से। यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए अपने अभिक्रिया का वेग लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे कि रेट है वो किसके समानुपाती है, जो क्रिया कारक हैं उनकी सांद्रता की क्या है, समानुपाती है। तो एथिल एसीटेट की सांद्रता और जल की सांद्रता की क्या है, समानुपाती है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब एक नियतांक लगा दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, एक नियतांक। लेकिन यहाँ पर जल की सांद्रता समय के साथ साथ नियत बनी रहती है, और जल की सांद्रता समय के साथ साथ नियत बनी रहती है, तो ये नियतांक है और ये भी एक नियतांक है। तो नियतांक को एक जगह रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, K × H2O = CH3COO2H5 आ जाएगा। और K × H2 क्या हो जाएगा, एक नया नियतांक आ जाएगा। तो रेट = इसे K डैश कह दें, K डैश CH3COO2H5 है। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की प्रथम घातांक के क्या है, समानुपाती है। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो रेट है ये, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, जल की सांद्रता है वो तो हमेशा ही नियत बनी रहती है, तो ये नियतांक हो गई है। तो इस प्रकार से ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। रेडियो एक्टिविटी की अभिक्रिया भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। इसको अपने कल रेडियो एक्टिविटी की अभिक्रिया पर विस्तार से पढ़ेंगे और उसमें बताएंगे कि रेडियो एक्टिविटी की अभिक्रिया के लिए क्या होती है, उसका अर्धायु कैसे निकाला जाता है, तो उसके सूत्र वगैरह किस प्रकार से होते हैं, उनके ग्राफ कैसे होते हैं। यहाँ पर अपने ग्राफ बताएं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित ग्राफ। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सूत्र की सहायता से अपने ग्राफ हैं वो बहुत ही आसानी से बताए जा सकते हैं। सबसे पहला ग्राफ अपने खींचें कि log base 10 A/A-x/t के बीच में ग्राफ। पहला ग्राफ अपने खींचना चाह रही हैं log base 10 A/A-x/t, यानी कि समय t के बीच में और log A/A-x के मध्य ग्राफ खींच दिया जाए तो कैसा ग्राफ आएगा। तो देखो अपने समाकलित वेग समीकरण अपने लिखी हुई है यहाँ पर। समाकलित वेग समीकरण के बारे में आप सभी जानते हो। तो ये समाकलित वेग समीकरण है, जो भी y अक्ष पर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है।
जो भी अपने वाई एक्स पर ले रही हैं उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। तो वाई एक्स पर तो अपने लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स लेना है, तो इसको लेफ्ट साइड में रखो, यानी कि लोग बेस टेन ए अपॉन ए माइनस एक्स को वाई एक्स पर ले लो, बाकी बचा हुआ उसको एक्स एक्स पर ले लो। तो बचा क्या है 2.303 को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा K1 अपॉन 2.303। टी को आप क्या कर दो, थोड़ा सा ऐसे बता दो। इसको तो क्या ले लिया है अपनों ने, वाई एक्स पर ले लिया है, इसको क्या ले लिया है, एक्स एक्स पर ले लिया है। जो भी साथ में होता है वो ढाल होती है। तो ग्राफ कौन से प्रकार का आ गया, वाई बराबर एम एक्स प्रकार का ग्राफ आ गया। तो इसमें सी है नहीं, तो यदि प्लस का सी होता तो ऊपर से ग्राफ शुरू होता, माइनस का सी होता तो नीचे से ग्राफ शुरू होता, तो मूल बिंदु से ग्राफ शुरू हो जाएगा। उसकी ढाल होती है टेन थीटा, तो ये ढाल है, ढाल होती है टेन थीटा, और इसका मान क्या है यहाँ पर, m का मान K1 अपॉन 2.303। तो K1 अपॉन 2.303 ढाल हो जाएगी इसकी। ये ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा, ये थीटा है। तो टेन थीटा क्या होती है, लंब बटे आधार। लंब ये है, ओवरऑल देखना हो तो ये थीटा हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, ये आधार क्या हो जाएगा, ये। तो इस प्रकार से आप इसका K1 अपॉन 2.303, कई बार एग्जाम में ढाल पूछ ली जाती है, तो आपको ये इस प्रकार से y बराबर एम एक्स या y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स माइनस सी, इस प्रकार से आपको सूत्र याद होगा तो आप बना सकोगे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि log बेस टेन ए माइनस एक्स ओवर टी के मध्य ग्राफ बताओ। अगला ग्राफ पूछ लिया आपसे, जैसे कि अब की बार यहाँ पर ए अपॉन ए माइनस एक्स नहीं है, तो log बेस टेन ए माइनस एक्स और टी है, तब ग्राफ कैसा होगा। तब आपको थोड़ा सा इसको चेंजिंग करना पड़ेगा सूत्र को। तो सूत्र को थोड़ा चेंज करना आपको आना चाहिए। कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले तो अपने सूत्र याद होना चाहिए कि 2.303 log बेस टेन ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर क्या होता है, K1 टी होता है। अब 2.303 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, log बेस टेन ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, K1 टी अपॉन 2.303। अब इसको थोड़ा खोल लो। इसको आप कैसे खोल सकते हो कि log बेस टेन बटे में होता है वो माइनस में आ जाता है, log में m अपॉन n। आप ऐसे जानते हो ना कि log m अपॉन n को आप क्या लिख सकते हो, log m माइनस log n, ऐसे लिखते हैं। बटे वाला माइनस में आ जाता है, तो यहाँ पर बटे में कौन है, a माइनस एक्स, तो माइनस में आ जाएगा कि log बेस टेन a माइनस log बेस टेन a माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, K1 अपॉन 2.303 टी। अब अपने को वाई एक्स पर log बेस टेन ए माइनस एक्स ही रखना है, बाकी को इधर ले जाओ। तो log बेस इसको इधर ले जाओ, या फिर आप ऐसा कर लो, पहले माइनस से गुणा कर लो, क्योंकि यहाँ पर प्लस में लेना है, ये माइनस का है, तो माइनस से गुणा करो तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस। अब log बेस टेन ए को इधर ले जाओ तो ये माइनस का है, इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो log बेस टेन ए, तो अपने को ये वाई एक्स पर लेना है और टी है वो एक्स एक्स पर लेना है। और ये क्या है, जो एक्स एक्स के साथ होती है वो ढाल होती है। इसके साथ कोई भी जुड़ा होता है या कम होता है वो अंतःखंड होता है। तो अंतःखंड देखो, अंतःखंड प्लस का है, अंतःखंड प्लस का है, तो ग्राफ किस प्रकार का आएगा देखो ध्यान से। तो अपने ग्राफ खींचना चाह रही हैं कि log बेस टेन ए माइनस एक्स और टी के मध्य ग्राफ खींचना चाह रही हैं। log ए माइनस एक्स व टी के बीच में ग्राफ खींचेंगे। टी का मतलब समय है, टाइम है। तो
जैसे यहां पर देखो अंतःखंड प्लस का है लोग, तो अंतःखंड होता है, यदि प्लस का होता है तो ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, तो ये होता है सी, अंतःखंड सी है। और यहाँ पर सी कितना है, log base 10 a है। और ढाल कैसी है, माइनस की है, माइनस की ढाल है तो ग्राफ नीचा आएगा। तो ढाल नीचा जब भी आए, ऊपर जाना होता है तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से थोड़ा नीचे रख लिया करो ताकि ग्राफ सुंदर रखे। ऊपर से नीचे आएगा तो ये अंतःखंड थोड़ा सा बड़ा ले लो, तो ये सी का मान क्या है, log base 10। और ढाल कैसी है, माइनस की है, माइनस की है तो ग्राफ कैसा आएगा, नीचे आएगा। यदि ढाल प्लस की होती तो ग्राफ ऊपर जाता। ये माइनस की है ढाल, और ढाल का मान कितना है, ढाल क्या होती है, tan थीटा होती है। ये मान लो थीटा है तो ढाल होती है वो m होती है, इसे tan थीटा कह देते हैं। तो इसका मान कितना है कि -k1/2.303। कैसे पता चला, m का मान कितना है, यहाँ पर -k1/2.303 है, वो m है। तो यहाँ पर m का मान आप आसानी से बता सकते हो कि -k1/2.303। तो इस प्रकार से आप ग्राफ खींच सकते हो, ढाल बता सकते हो। तो ग्राफ खींचना, ढाल बताना अब हुआ है आसान। इसका और एग्जाम्पल है N25 का वियोजन, N25 का टूटना। N25 का वियोजन भी क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। कैसे टूटेगा ये, 2NO2 में टूटेगा, ऑक्सीजन बच जाएगी, O2, तो आप O2 कह दो। तो N25 का वियोजन, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में रदरफोर्ड सोडी का नियम लगता है। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में अपने कल अध्ययन करेंगे।